हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पा गरवा। वेलकम टू ऑल लेट्स लर्न विथ गरवा गर्ल्स। होपली आप मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो पिछले कई मंथ से हम नहीं जुड़ पाए, तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से हम है वो कनेक्टेड नहीं हो पाए, बट कोई नहीं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है NEP 2020, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो भाई पहले क्या था कि जो आपका लेवल फर्स्ट है और लेवल 2 है, उसमें जो मेंस है उसमें है ये टॉपिक था। लेकिन अब क्या हुआ है कि जो प्री का है उसमें भी आपकी ये है वो जोड़ दी गई है NEP 2020, वरना ये सिर्फ जो रीट मेंस है उसमें था। तो आप चाहे लेवल फर्स्ट से हो या लेवल 2, दोनों में ही ये टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो दोनों लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है, आप चाहे किसी भी लेवल से हो। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। तो NEP 2020 से पहले क्या कोई शिक्षा नीति आई है? तो यस, बिल्कुल आई है। इससे पहले हमारी जो 2 शिक्षा नीति है वो आ चुकी है। वो भाई कौन कौन सी है वो देखिए। सबसे पहले है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, जो आई थी इंदिरा गांधी जी के टाइम, यानी कि यहाँ पे प्रधानमंत्री थी 1968 में कौन? इंदिरा गांधी जी 1968 में। और दूसरी जो आई थी उन्हीं के बेटे राजीव गांधी जी के कार्यकाल में 1986 में। 1968 है, यहाँ पर 19 तो 19 आ गया, 8 पहले लियो उसके बाद 6 लियो, इसका उल्टा कर दो। तो 1986 में हमारी दूसरी शिक्षा नीति आई थी। तो ये तो है वो फैक्ट है, आप ध्यान में रखना, 2 लाइनें, ठीक है। तो अब वाली कौन से नंबर की है? तीसरी, जो कि आई है 34 साल बाद में, ठीक है। तो 1986 के बाद में अब आई है तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो कि चर्चित है। ये आई है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टाइम, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय, तो पहले शिक्षा मंत्रालय का नाम क्या था भाई? MHRD मंत्रालय, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है। और 2015 में इसका नाम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। तो ये आप चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो भाई NEP 2020 के बारे में। तो भाई इतनी बड़ी जो शिक्षा नीति है तो इसको बनने में टाइम तो लगा होगा ना? बिल्कुल लगा है। तो सबसे पहले देखिए NEP 2020, तो भाई सबसे पहले है वो प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के PM बने तो जनवरी 2015 में सबसे पहले MHRD जो मंत्रालय है इसका नाम है वो चेंज करके रख दिया शिक्षा मंत्रालय। इसका नाम पहले था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो, अब देखो मई 2016, ठीक है। तो मई 2016 में एक कमेटी का गठन करते हैं। ये मई 2016 में एक कमेटी बनाते हैं, अध्यक्ष थे इसके TSR सुब्रमण्यम, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना, कैबिनेट सचिव। उसके बाद में देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ। जून 2017 में सबसे पहले जो बैठक हुई जून 2017 में, इसके अध्यक्ष थे भाई कौन? कृष्णास्वामी कस्तूरी रंजन, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे कृष्णास्वामी कस्तूरी रंजन। जून 2017 में एक मीटिंग और बुलाई गई और इसने जो रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की थी वो की थी 29 जुलाई 2020। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इस समिति का गठन किया गया था जून 2017 में, और इसने जो कृष्णास्वामी कस्तूरी रंजन है ये इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। और जो 29 जुलाई 2020 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, यानी कि 3-4 साल में 3 साल लगे थे इनको बनाने में, और 29 जुलाई 2020 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी, ठीक है। और जो शिक्षा मंत्रालय था इसने फिर जारी कर दी, ठीक है। MHRD ये इसका पुराना नाम है, ओके। तो अब देखो भाई इधर देखते हैं। अब देखो NEP 2020 क्यों? तो NEP 2020 आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो भाई देखो कोई भी नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी सबसे पहले जो 1968 वाली आई थी तो वो उस टाइम के लिए एकदम सही थी। फिर चेंजेस के राजीव गांधी जी 1986 में वो अपने अकॉर्डिंग लेके आए,
लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब कि आवश्यकता बढ़ती है, वैसे वैसे संसाधन की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से शिक्षा में भी परिवर्तन करने की जरूरत पड़ी। तो इसीलिए है वो नई शिक्षा नीति आई। ठीक है, 2015 में इसमें SDG, ये 17 ना गोल है इसके, ठीक है, कि सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य। तो SDG जो 17 लक्ष्य हैं, इनमें से कम से 2030 तक कम से कम SDG 4 यानी कि 4 लक्ष्यों को पूर्ति करना था। ये कौन कौन से हैं? सार्वभौमिक गुणात्मक शिक्षा, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं वो आगे देखेंगे, कौन कौन से हैं वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी मैं वो हाईलाइट कर दूंगी, और मैं आपको सारी चीज़ें है वो एकदम बेस्ट। अब देखो NEP 2020, ठीक है, ये देखो संयुक्त राष्ट्र का विकास लक्ष्य SDG 04 यानी कि 4 सतत विकास लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई गई थी। तो प्रमुख जो 4 लक्ष्य है उनको प्राप्ति के लिए है वो NEP 2020 बनाई गई थी, ठीक है, सार्वभौमिक गुणात्मक शिक्षा, ठीक है। अब ये देखेंगे कौन कौन से है भाई वो 4 लक्ष्य जिनको हमने प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो NEP 2020 बनाई है, वो देखिए नेक्स्ट में। तो यहाँ पे ये सही नहीं आया है, इधर देखो, सबसे पहले है ये देखो भाई, ये रहा। तो ये देखो भाई ट्रिपल ए EQ। तो ये ध्यान में रखना, फॉर्मूला है ट्रिपल ए, 3 बार ए है और 1 बार ई और क्यू है, ठीक है, ट्रिपल EQ। सबसे पहले देखो फर्स्ट वाला ए है, इसका मतलब है हमारा एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, यानी कि सबसे जो शिक्षा की पहुंच है वो सभी तक हो, ठीक है। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही हो, शिक्षा कैसी हो हमारी, जवाबदेही। और तीसरा जो ये है वो उसका नाम है अफोर्डेबिलिटी, यानी कि किफ़ायती हो, जो कि सभी की पहुंच तक हो, मतलब कि ये ना हो कि भाई जो बड़े बड़े लोग हैं वो ही इस शिक्षा को प्राप्त कर पाए और जो गरीब है वो इससे वंचित रह जाए। क्वालिटी फिर है ई, ऊपर देखो भाई ई से है हमारा इक्वलिटी, यानी कि समानता, सभी के लिए समानता हो, ठीक है, शिक्षा में ऐसी हो जो सभी को समान अवसर प्रदान करे, ठीक है। जो चौथा लक्ष्य हमारा क्यू से मतलब होता है क्वालिटी, जो गुणवत्ता वाली हो, शिक्षा कैसी हो भाई, गुणवत्ता वाली हो। सबसे पहले एक्सेस, दूसरा अकाउंटेबिलिटी, और तीसरा है अफोर्डेबिलिटी, और चौथा है इक्वलिटी, और पांचवा है क्वालिटी, ठीक है। तो भाई ये 5 हो गए हमारे, ठीक है। अब देखो भाग 4, तो भाग 4 में क्या कहा गया है, भाग 4 में ये कहा गया है कि स्कूली शिक्षा, तो स्कूली शिक्षा यानी कि अध्याय 8 में इसकी बात की गई है स्कूली शिक्षा की। दूसरी है उच्चतर शिक्षा, तीसरी है केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, और चौथा पॉइंट हमारा है वो क्रियान्वित की रणनीति। तो ये चीजें है वो आप ध्यान में रखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत बड़ी है, ठीक है। अध्याय 27। अब देखो कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं, तो क्या है ना कि एक बार नज़र डालो इन पर भी, क्योंकि आज RS का पेपर आपने दिया होगा या देखा होगा तो आपने जाना होगा। अब देखो भाई सिद्धांत क्या है, ये भी जान लेते हैं। क्या है कि 5 मिनट और सही। प्रत्येक बच्चे की अपनी विशिष्ट क्षमताएं होती है, इसमें ये कहता है कि प्रत्येक बच्चा है वो अपने आप में स्पेशल है, विशिष्ट है। तो कोई है वो प्रतिभाशाली होगा, कोई सृजनात्मक होगा, कोई मंदबुद्धि बालक होगा, कोई मतलब जो भी बालक है उसमें कुछ ना कुछ अपनी है वो, प्रत्येक बच्चा है वो स्पेशल है और उसमें है वो स्किल है, ठीक है। कोई भी है वो। अब देखो भाई जैसे स्वीकार करना, मतलब जो प्रत्येक बच्चे की विशेषताएं वो अलग अलग है, तो उनको स्वीकार करो, आप नकारो मत। पहचान करना और उनका विकास करने
की योजना बनाना, मतलब बच्चे में जो भी उसकी योग्यता है उसको बाहर उसकी पहचान करो और उसको बाहर लेकर आओ, ठीक है, और फिर उसकी योजना बनाओ कि आगे किस प्रकार से इसका विकास करना है। दूसरा है मानवीय और संवैधानिक मूल्यों के विकास पर जोर देना, मानवीय और जो संवैधानिक मूल्य बने हुए हैं उन पर जोर दो। तीसरा है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, ये इंपॉर्टेंट है भाई। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का मतलब है FLN, यानी कि फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को प्राथमिकता देना, ठीक है, मतलब कि प्रत्येक बच्चों को जो बुनियादी साक्षरता है, मतलब कि उसे थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आना चाहिए और उसे है वो थोड़ी बहुत न्यूमेरेसी यानी कि संख्या का ज्ञान भी होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो चौथा पॉइंट, सतत मूल्यांकन सीखने और सिखाने का भाग हो। सतत मूल्यांकन मतलब कि निरंतर उसको सिखाया जाए और उसका फिर है वो उसका मूल्यांकन किया जाए, ठीक है। पांचवा पॉइंट हमारा है स्कूली शिक्षा का अलग अलग वर्गों में बंटी न हो बल्कि एकीकृत हो, मतलब कि ये है कि स्कूली शिक्षा वो अलग अलग वर्गों में बंटी हुई न हो बल्कि एकीकृत हो। जिस प्रकार से पहले आर्ट्स कॉमर्स साइंस का जो वर्ग थे, अब कर दिया है कि कोई भी बच्चा जिसको भी कुछ भी मतलब लेना है वो, जैसे उसे साइंस का कोई बायोलॉजी सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो बायोलॉजी ले ले, जैसे आर्ट में उसको हिंदी या फिर हिस्ट्री इंग्लिश जो भी लेना है वो चूज़ कर ले, और जो भी उसे पसंद हो वो है वो एक एक आप अपना चूज़ कर ले। ऐसा ना हो कि साइंस में है तो साइंस वाले ही लेगा, आर्ट वाला आर्ट वाले ही लेगा, ये नहीं है वो, ठीक है। तो रटने और परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ने के बजाय अवधारणा तर्क व सृजनात्मकता पर जोर दिया जाए, मतलब कि जो रटन प्रणाली थी पहले उसको है वो दूर करना है और जो तर्क है और सृजनात्मकता पर है वो हमें जोर देना है। शिक्षक शिक्षा की अधूरी न बने, शिक्षक है वो शिक्षा की दूरी न बने, मतलब कि बच्चे को हमें है वो प्राथमिक रूप से प्राथमिकता देनी है, ठीक है। शिक्षक है वो शिक्षा की दूरी ना बने, ठीक है, कि शिक्षक है वो अपने अनुसार ना चलाए बल्कि बच्चों को ध्यान में रखकर ही उसके अकॉर्डिंग ही शिक्षा करवाए। शिक्षा है वो, अब देखो शिक्षा व्यवस्था जो आठवां पॉइंट है वो शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी और स्वायत्ता विकेंद्रीकरण किया जाए, मतलब कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता हो और स्वायत्ता व विकेंद्रीकरण किया जाए, ठीक है। विकेंद्रीकरण या बंटा हुआ होना, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु, अब देखो महत्वपूर्ण ए जी ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, ये है वो तो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि निम्न में से ये ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि निम्न में से कौन सी NEP 2020 की विशेषता नहीं है, तो 4 पॉइंट तो आपको वो दे देगा, 3 तो वो दे देगा जो है और 1 वो देगा जो नहीं है, तो उनमें से आपको पहचान करना आना चाहिए कि ये इसकी मतलब विशेषताएं है। तो ज़रूरी नहीं कि एक 1 लाइनर वाला क्वेश्चन ही पूछे, आजकल वैसे पूछता है। तो अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप इजी तरीके से उस चीज़ को कर पाएंगे, ओके। तो अब देखो नेक्स्ट है ये फॉर्मूला, अब देखो भाई जो पहले वाला फॉर्मूला था ना अपना 10+2 वाला 10+2 यानी कि 10+2 वाला फॉर्मूले को जो रिप्लेस करके आया है ना वो ये है 53-34, मेरे को तो ऐसे याद रहता है 53-34 है ना, ठीक है। 5-3-3-4, ठीक है। ये 10+2 को तो ये पूछा जा सकता है कि 10-5-3-3-4 है वो किसको रिप्लेस करके आया है, विस्थापित करके आया है, तो ये 10+2 को स्थापित करके आया है। तो इसमें क्या है भाई, जो वर्तमान वाला है इसमें क्या है, तो इसमें ये है भाई जो देखो ये है इसमें ये है, इधर देखो इधर कि इसमें ये है अपना क्या है वो देखो, सबसे पहले देखो भाई सबसे पहले देखो इसमें ये है, इसमें देखो सबसे पहले है 5, नीचे से चलना अपने को, ठीक है। 5-3-3-4 4 आप कॉलम बना लो सबसे पहले, साथ साथ अगर आप नोट्स बना रहे हो वरना बनाए होंगे तो ये आप रिपीट करने के लिए है। 5 का मतलब है नीचे से चलना, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर। 5 सबसे पहले है 5 का मतलब है यहाँ पे 5 वर्ष 5 वर्ष मतलब 5 वर्ष की शिक्षा होगी, कैसे होगी वो देखो। अब देखो 5 तो वर्ष की शिक्षा होगी, ठीक है।
3 से 8 है, 3 से 8 ये क्या है भाई, ये उम्र है, ये बच्चे की क्या है, 3 से 8 वाली क्या है, एज है, बच्चे की उम्र है, ठीक है। 5 साल तक शिक्षा चलेगी, 5 वर्ष तक शिक्षा चलेगी, और इसमें बच्चे की जो उम्र होगी ना वो 3 से 8 है, 3 से 8 वर्ष का बच्चा आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, NLU वो LKG UKG है ना, वो होगा, और पहली और दूसरी क्लास होगी, ठीक है। मतलब 3 अगर आपका बच्चा है वो 3 से लेकर 8 तक की एज का है, 3 से 8 तक की एज का है, तो उसको हम है वो क्या करवाएंगे, ये करवाएंगे। देखो 5 साल तक उसकी शिक्षा चलेगी, 3 से 8 है, तो 3 से 8 तक हम है वो उसको LKG UKG और पहली और दूसरी क्लास करवा देंगे। इसको हम बोलेंगे फाउंडेशनल स्कूल, फाउंडेशन स्कूल, ठीक है। फाउंडेशन यानी कि जो आधारभूत है, ठीक है, आधारभूत निर्माणात्मक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये है वो भाई 5 साल तक शिक्षा प्राप्त कर लेगा, ठीक है। कौन कौन सी क्लास से, LKG UKG और वो ये सबसे पहले नर्सरी LKG UKG, 3 तो ये हो गई, और एक पहली कक्षा एक दूसरी कक्षा, यानी कि ये 5 क्लास इसने पार कर ली 5 साल तक, 3 से 8। अब बच्चे की एज हो गई है, हमारे बच्चे की एज हो गई है 8 साल, ठीक है। तो बच्चे को फिर हम है वो 8 से 11 साल तक है वो, यानी कि 3 साल तक हम हमारे बच्चे को है वो 8 से 11 साल, ठीक है, 8 से 11 यानी कि 3 साल तक हम 9 10 11, ठीक है। तो इसको हम है वो क्लास 3 4 और 5 तक पढ़ाएंगे, तो इसका नाम होगा प्रीपेटरी स्कूल, ठीक है। 3 साल तक, 3 साल तक कौन कौन सी क्लास भाई, 8 से 11 सॉरी ये 8 से 11 तो एज है बच्चे की, 3 4 5 क्लास पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद में 3 साल और 3 साल फिर बच्चे की एज हो जाएगी 11 से 14, यहाँ तक 8 से 14, फिर 8 से 11 और यहाँ पर 11 से 14। तो इसमें हम पढ़ाएंगे 5 तक, यहाँ हो गया 6 7 8, तो यहाँ पे हमारी जो 8 तक हो गई। तो पहले भी क्या थी भाई, 8 ही थी, पहले क्या थी, 8 ही थी। 6 से 14 साल तक हम उसको है वो 8वीं तक पढ़ा रहे थे, प्राथमिक शिक्षा पूरी करवा रहे थे उसकी, ठीक है, पहले भी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो शुरुआत वाले हैं इसमें बच्चे को पहले बुला लिया, 3 साल के बच्चे को ही बुला लिया। अब देखो भाई इसमें 6 7 8 यानी कि 11 से 14 साल के बच्चे को 6 7 8 क्लास करवाएंगे, इसको बोलेंगे मिडिल स्टेज, ठीक है। FPM। उसके बाद में हो गई हमारे बच्चे की एज है वो 14 से 18 यानी कि 4 साल, 14 से 18 यानी कि 4, यानी कि 8 हो गए, 8 क्लास हो गई, 9 10 11 12 यानी कि 14 से 18 तक माध्यमिक, यानी कि एम नहीं सेकेंडरी माध्यम, ठीक है, ये होगा सेकेंडरी। तो यानी कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है FPMS, F यानी कि फाउंडेशनल, P मतलब प्रीपरेटरी, M मतलब मिडिल और S मतलब सेकेंडरी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो अब देखो ये नेक्स्ट, ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये आपको ध्यान में रखना है, कक्षा 5वीं तक मातृभाषा में शिक्षा तथा आवश्यक होने पर 8वीं कक्षा तक दी जानी चाहिए। मतलब कि जो बच्चे को है वो 5वीं तक प्राथमिक शिक्षा है वो बच्चे को अपन को देनी है, कौन सी भाषा में, मातृभाषा, जो भी वहाँ की मदर टंग होगी तो उसी में देनी है। चाहे राजस्थान का बच्चा है तो उसको राजस्थानी में दो, चाहे जो भी मतलब जिस क्षेत्र से बिलोंग करता है, जैसे गुजरात का बच्चा है तो गुजराती में दो, महाराष्ट्र का है तो मराठी में दो। उसकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो उसकी जो मदर टंग होगी, क्षेत्रीय भाषा होगी, वहाँ की क्षेत्र विशेष पे बोलनी जाने वाली, उसी में देनी है आपको, ये है, ठीक है। अब देखो वर्ष 2030 तक GER 100%, GER का मतलब क्या है, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, मतलब कि सकल नामांकन अनुपात किया जाएगा। मतलब कि 2030 तक है ना भाई, वो जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है यानी कि सकल नामांकन अनुपात है वो 100% किया जाएगा, ठीक है। ये मिशन लेके चल रहे, देखो होता है क्या नहीं, ठीक है। तो इसमें
अब आगे देखो, FLN को राष्ट्रीय मिशन बनाया जाए मतलब 2025 तक। FLN क्या है, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि मतलब फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कि मतलब प्रत्येक बच्चे को इतना ज्ञान होना चाहिए, वो बेसिक नॉलेज है, वो जो शिक्षा का जो संख्या ज्ञान है वो उसे हो, मतलब कि जो बुनियादी शिक्षा है वो उसको उसकी समझ हो, ठीक है। संख्या ज्ञान होना चाहिए, उसे पढ़ना, अपना नाम लिखना, जैसे संख्या ज्ञान है वो होना चाहिए। ये है 2025 तक, ठीक है। अब देखो, प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, देखभाल एवं शिक्षा, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ठीक है, ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन इसका नाम है, की व्यवस्था की जाए और पाठ्यक्रम बनाया जाए, ठीक है। ये आप बातें ध्यान में रखनी है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आकलन केंद्र स्थापित किया जाए जिसका नाम है परख होगा, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर एक अपना है वो आकलन का केंद्र बनाया जाए जिसका नाम परख होगा। ये क्या है, परख। आपसे पूछा जाए कि परख क्या है भाई, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर एक आकलन का केंद्र है, ठीक है। अब देखो 7वां पॉइंट है, व्यवसायिक शिक्षा कक्षा 6 से प्रारंभ की जाए। व्यवसायिक शिक्षा ताकि आगे आने पर आने वाले टाइम में उसको है वो किसी भी प्रकार से है वो रोजगार के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, उसे है वो व्यवसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। कौन सी कक्षा से, 6 से। तो ये A to Z जो पॉइंट मैं बता रही हूँ आपको वो ध्यान में रखनी है। आप है वो शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन जो क्या है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कहीं से भी भाई प्रश्न आ जाए हम कर देंगे, ठीक है। अब देखो, शिक्षा के अंतर्गत 4 वर्षीय पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षा के अंतर्गत 4 वर्षीय पाठ्यक्रम को मान्यता दी जानी चाहिए। जो 4 ईयर वाली जो बीएड है वो इंटीग्रेटेड, जो एकीकृत बीएड चल रही है ना वर्तमान में, वो कि भाई अब 2 वर्ष वाली जो हम ग्रेजुएशन के बाद में करते हैं, तो 12वीं करते ही अगर कोई मतलब टीचिंग लाइन में जाना चाहता है तो वो सीधे है ना वो 4 वर्षीय बीएड वाली वो बीएड कर सकता है, ताकि उसकी है वो जो कॉलेज के साल है वो बच जाए, कॉलेज की और भी जो बीएड की डिग्री है वो साथ में हो जाए, ठीक है। तो ये है वो मान्यता दी जाएगी और शेष पाठ्यक्रमों की मान्यता 2030 तक मान्य होगी, 2030 तक और भी आएंगी। अब देखो, स्नातक स्तर पर 1 वर्षीय, स्नातक स्तर यानी कि ग्रेजुएशन के बाद हम पहले 2 साल वाली बीएड करते थे ना, अब वो 1 वर्षीय पाठ्यक्रमों में प्रमाण पत्र, मतलब कि ग्रेजुएशन के बाद में जो हम 2 साल वाली बीएड करते हैं ना, उसके अब वो है ना 2 वर्ष की नहीं होगी, वो 1 वर्ष की हो जाएगी, ठीक है। और जो अगर मान लो कोई बंदा ग्रेजुएशन कर रहा है, बीए कर रहा है, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। तो बीए फर्स्ट ईयर में क्या होता था, कोई ये बीए मान लो फर्स्ट ईयर करके छोड़ दी, किसी ने किसी कारणवश नहीं पढ़ पाया, तो फिर वो उसको मान लो फिर 2-4 साल बाद में वो वापस करना चाहे तो फिर बीए फर्स्ट से उसे स्टार्ट करना पड़ता था। तो अब क्या कर दिया कि भाई अगर आपने बीए फर्स्ट ईयर किए हुए हैं तो आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि हाँ इसकी ये की हुई है, और फिर आप बीए फर्स्ट ईयर की हुई है छोड़ देते हो तो फिर आप सेकंड साल में प्रवेश लेते हो तो आपको फिर है वो सेकंड साल में प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है। प्रारंभ से नहीं होगा, फिर आपको जो भी आपने कर रखा है फर्स्ट साल में प्रमाण पत्र, फिर जो डिप्लोमा है सेकंड साल में, और थर्ड साल में आपको डिग्री दी जाएगी, ऐसा कहा गया न्यू राष्ट्रीय जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, ठीक है। अब देखो अध्याय फर्स्ट, तो भाई ये पढ़ लेते हैं। अध्याय फर्स्ट में क्या कहा गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। अध्याय जो फर्स्ट है इसमें ये पॉइंट ध्यान में रखना भाई, ECCE क्या करता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, मतलब कि प्रारंभिक जो अवस्था होती है इसमें बच्चे की हमें देखभाल भी करनी है और उसे शिक्षा भी देनी है, और ये है 8 वर्ष तक, ठीक है, 6 से 8 वर्ष तक, ठीक है, 6 से 8 वर्ष तक। देखो ECCE 8 वर्ष तक होगी, ठीक है।
अब देखो 2030 तक इसे प्राप्त किया जाना है, ठीक है भाई, 2030 से इसका लक्ष्य रखा गया है। ये शिक्षा आंगनवाड़ी व प्राथमिक स्कूलों में दी जाएंगी, आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्कूलों में दी जाएगी, ठीक है। और जिन्हें बाल वाटिका कहा जाएगा, मतलब कि जो आंगनवाड़ी है इनका नया नाम हो जाएगा बाल वाटिका, बाल वाटिका हो गया है, ठीक है। तो कई कई आंगनवाड़ियों को एकदम बाल वाटिका बना दिया गया है, अच्छे अच्छे वहाँ पे मोजेस वगैरह लगा कर बच्चे को वहीं पे खाना खिलाया जाएगा, उन्हें पढ़ाया भी जाएगा खेल खेल कूद में, ठीक है, खेल खेल में उनको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये शिक्षा वो आंगनवाड़ी में दी जाएगी और जो प्राथमिक स्कूल होते हैं उनमें दी जाएगी, ठीक है। तो जिन्हें बाल वाटिका कहा जाएगा। अब देखो ईसीसी फर्स्ट अध्याय होगा, ईसीसी मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, उसमें है वो बच्चों को शिक्षा दी जाएगी खेल खेल के माध्यम से। अब देखो दूसरा अध्याय क्या बोलता है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, दूसरे अध्याय में है FLN। तो इतना बड़ा नाम याद रखने के अच्छा है, आप FLN याद रख लो, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। तो इसमें क्या है भाई, दूसरे अध्याय क्या बोलता है कि 2025 तक कक्षा 3 तक, ठीक है, 2025 तक आ गया, कक्षा 3 तक पढ़ने लिखने, मतलब कक्षा 3 तक आप बच्चे को है वो पढ़ने लिखने व अंकगणित की क्षमताओं का विकास किया जाएगा। मतलब कि कक्षा 3 तक अगर बच्चे को है वो हमें किसी भी हालत में है वो पढ़ना आना चाहिए और थोड़ा बहुत अपना जो नाम है लिखना वगैरह आना चाहिए, और अंकगणित की जो क्षमता है उसका विकास किया जाए, ठीक है। उसको थोड़ा बहुत है वो संख्या ज्ञान होना जरूरी है कक्षा 3 तक FLN में, ठीक है। अब देखो भाई अध्याय तीसरा क्या बोलता है, दूसरे फर्स्ट था ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड वो केयर एजुकेशन वाला, उसमें बाल वाटिका स्थापित की जाएगी, बच्चे को खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाएगा। दूसरा FLN जिसमें बच्चे को कक्षा 3 तक है वो जो अंक गणित समझी और पढ़ने लिखने सिखाया जाएगा, ठीक है। अब तीसरा अध्याय क्या बोल रहा है कि ड्रॉप आउट रेशियो को कम करना है, मतलब कि जो बच्चे हैं वो किसी कारणवश और जो ड्रॉप आउट मतलब छोड़ देते हैं विद्यालय बीच में ही, उसको हम कम करना है। सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, मतलब सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी तक पहुंच, सार्वभौमिक इसको है वो सभी तक है वो पहुंचाना है शिक्षा को, ठीक है। और ड्रॉप आउट जो रेशियो है उसको कम करना है। अध्याय 4 क्या बोलता है कि स्कूली पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्र, स्कूली पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि 5334 पर आधारित पाठ्यक्रम बनाएंगे, ठीक है। ये बात तो पढ़ ली हमने, देख ली कि 5 साल जो बच्चे को है वो नर्सरी LKG UKG पहले दूसरी क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, 3 से 6 साल तक के बच्चे को, ठीक है, 5 साल तक। अब देखो अध्याय 5 क्या बोलता है कि शिक्षक में इसमें देखो भाई कि अध्याय 5 है, ये क्या बोल रहा है, शिक्षक और छात्र शिक्षक अनुपात है वो 30:1 रखा गया है, ठीक है। कि मतलब कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होगा, ठीक है, छात्र और शिक्षक अनुपात है ये। रिटायर अध्यापकों को पुनः बुलाना, ठीक है भाई। प्रत्येक अध्यापक अपना व्यावसायिक विकास करने के लिए लगभग 50 घंटों के सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में भाग लेगा। मतलब अध्यापक अगर आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापक लग जाते हो तो फिर भी आपकी ट्रेनिंग होती रहती है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर भी और ज़्यादा है वो ट्रेंड किया जाता है। ट्रेनिंग के BEd BSTC करने के बाद अगर आप अध्यापक बन जाते हो उसके बाद भी आपको प्रशिक्षण देना होगा 50 घंटे तक, ठीक है। मतलब आपको लेना होगा 50 घंटे का प्रशिक्षण आपको प्राप्त करना होगा, ठीक है। अब है अध्याय 6, अध्याय 5 में हो गया छात्र शिक्षक अनुपात वाला। आप देखो अध्याय 6 क्या बोलता है कि समतामूलक और समावेशी शिक्षा, समता यानी कि समान और समावेशी मतलब कि इंक्लूडिंग सभी को समान शिक्षा देनी है। अब देखो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वर्ग, ठीक है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वर्ग, विशेष शिक्षा क्षेत्र की पहचान कर योजना बनाना, ठीक है। दिव्यांग बच्चों के जरिए समावेशी शिक्षा को अपनाई जाए, ठीक है। कोई मान लो दिव्यांग बच्चा है तो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करे कि मैं इनसे अलग हूँ, उसको है वो सभी के साथ लेकर चलना है, ठीक है, इस प्रकार से
ये है अध्याय 6। अब 7 है कि अध्याय 7 क्या बोलता है कि विद्यालय परिषद के माध्यम से एवं प्रभावी प्रशासन। विद्यालय परिषद के माध्यम से वो किस प्रकार से हम है वो प्रभावी प्रशासन हम हमारी स्कूल को किस प्रकार से चला सकते हैं वो है। देखो ये प्राथमिक स्कूल है, सबसे पहले प्राथमिक स्कूल, फिर अपर प्राइमरी स्कूल मतलब उच्च प्राथमिक, फिर माध्यमिक। ठीक है, ये पुस्तकालय होना चाहिए यहाँ पर 5 से 10 किलोमीटर में प्राथमिक, फिर ये उच्च प्राथमिक सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, ये कंप्यूटर लैब होना चाहिए, ये खेल होना चाहिए, यहाँ पर खेल, यहाँ पुस्तकालय होना चाहिए, ये बता रहा है। ठीक है ये। अब अध्याय 8 देखो भाई, अध्याय 8 क्या बोलता है कि स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण। स्कूली शिक्षा के लिए क्या क्या भाई मानक होंगे वो उसका निर्धारण। तो ये 8 है वो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020 के में, ये है वो उसमें मानक है, ये अध्याय है 8, सॉरी अध्याय है। ठीक है, तो भाई ये है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो आई थिंक आपके समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार पुनः वीडियो को रिपीट करके देख ले, इसमें मैंने आपको अध्याय समेत पूरी बातें हैं वो बताई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।